हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश और आज हम अपना ख़त्म करने वाले हैं यूनिट 3 को। बहुत छोटा सा एक पार्ट बचा है यूनिट 3 का हमारा। आज हम उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे। एंड ये हमने लास्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो हमने पढ़ा था। आज हम सिर्फ डिफरेंस देखने वाले हैं, किस किस के बीच में, मेथड के बीच में, ठीक है, स्ट्रैटेजी के बीच में, और जो टेक्टिक्स हैं उनके बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। और कुछ टेक्टिक्स भी देखेंगे जो हमारी क्लासरूम के अंदर काम आती हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 को शुरू करेंगे क्योंकि यूनिट 5 थोड़ा लंबा है। हम उसे ख़त्म करेंगे, फिर हम यूनिट 4 की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, सो यूनिट 5 क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे समझने वाली हैं, जो हमें पता होनी चाहिए और जो एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे पहले। सो जल्दी से शुरू करते हैं बिना कुछ भी टाइम वेस्ट करे। आज तो सबसे पहले हमने शुरू किया है मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, मेथड्स के बीच में, टेक्टिक के बीच में, और स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या हो गई? हमारी जो रणनीतियाँ हो गई। टेक्टिक्स क्या हो गए? जो हमारी युक्तियाँ हो गई। और मेथड क्या हो गया? जो हमारी विधि हो गई बेसिकली। ठीक है, कि किस विधि से पढ़ाना है क्लासरूम के अंदर, क्या क्या युक्तियाँ लगानी है उस चीज़ को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और क्या रणनीति होगी पूरी की पूरी। सो रणनीति जो है एक बड़ा वर्ड है। ठीक है, समझो इस बात को, जो रणनीति है वो एक बड़ा वर्ड है। क्यों एक बड़ा वर्ड है मैम रणनीति? ठीक है, सोचने वाली बात है। रणनीति के अंदर अगर जैसे कोई कहते हैं हम वॉर पे भी गए हैं, तो रणनीति के अंदर क्या हो रहा है? वो क्या कहते हैं कि अच्छा हमें इस युक्ति से जाना है, इस विधि से यहाँ जाएंगे, हम यहाँ ऐसे दुश्मन को घेरेंगे। सो उसके अंदर हर एक चीज़ आ रही है। सो युक्तियाँ जो हैं, यानी कि जो टेक्टिक्स है और जो मेथड है, वो एक्चुअली किसका पार्ट है? हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मान लीजिए हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो। अगर हम लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं क्या स्ट्रैटेजी बना रही हूँ? प्लान, मतलब एक प्लान तैयार कर रही हूँ क्लास को। ठीक है, क्लास को पढ़ाने के लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि मेरे को ऐसे लेक्चर अपना डिलीवर करना है। ठीक है, आज इतना सिलेबस ख़त्म कर लेना है। ठीक है, और क्या है? अब युक्तियाँ क्या हो गई? अब मान लीजिए मैं क्लास में गई और बच्चे कह रहे हैं मैम ये तो हमसे याद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? उसमें हम लगाएंगे टेक्टिक, मतलब इमीडिएट जो हमें जिसका सोल्यूशन चाहिए, इमीडिएट वाली चीज़ के लिए हम क्या लगा रहे हैं? इमीडिएट वाली चीज़ के लिए हम लगा रहे हैं टेक्टिक, यानी कि युक्तियाँ। जैसे कि मैंने बोला कि अच्छा ये पॉइंटर्स याद नहीं हो रहे, आओ चलो इसके निमोनिक्स बना लेते हैं। ठीक है, आओ इसके निमोनिक्स बना लेते हैं। सो इससे आपको समझ में आएगा कि ठीक है, छोटा छोटा जो हमें क्लासरूम में दिक्कत आ रही है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? युक्तियाँ चाहिए क्लासरूम को। ठीक है, एफिशिएंटली चलाने के लिए हमारे क्लासरूम को। और जो रणनीति है वो पूरा प्लान है, जिसके अंदर हमारे मेथड और जो हमारी युक्तियाँ उसका एक पार्ट है। तो अगर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँ तो ये अगर हमारी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तो ये हमारी विधि हो गई और ये हमारी युक्तियाँ हो गई। ठीक है, देख रहे हो दोनों, ये स्ट्रैटेजी है हमारी। ठीक है, ये हमारी मेथड हो गए और ये हमारे टेक्टिक्स हो गए। अगर इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका कि भाई इन तीनों में डिफरेंस क्या है। मैम आपने मतलब तो समझा दिया, अब डिफरेंस भी देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले आते हैं कि डेफिनेशन का क्या डिफरेंस है। तो मैंने बताया मेथड क्या हो गया? ओवरऑल अप्रोच हो गई, कैसे पढ़ाना है आपको, आपकी लर्निंग को कैसे करना है, आप अपनी लर्निंग को कैसे सहायता दे रहे हो। ठीक है, सहायक के रूप में कैसे कर रहे हो। टेक्टिक हो गई, स्पेसिफिक तकनीकें हो गई जो हम यूज़ करते हैं, कोई एक्शन हो गई, कोई तकनीकें हो गई स्पेसिफिक, जो उस सिचुएशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं क्लास में। ठीक है, तो अब लेक्चर मेथड मान लीजिए मैं कर रही हूँ, तो लेक्चर मेथड क्या हो गया? जो मेरी ओवरऑल को गाइड कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल कौन सा मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ? लेक्चर मेथड। बट उसके अंदर हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको मुझे देखना है, जिसका मुझे सोल्यूशन भी निकालना है। तो जिसका मुझे सोल्यूशन निकालना है, मैं वो क्या कर रही हूँ?
ठीक है, जिसका मुझे सोल्यूशन निकालना है, मैं वहाँ पे टेक्निक लगा रही हूँ अपनी, जो स्पेसिफिक तकनीकें होती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। और फिर स्ट्रैटेजी क्या होता है, ओवरऑल प्लान है, कौन सी अप्रोच से हम उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ज़्यादातर हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल है ना, जो हमारी ये देखो, ये दीर्घकालिक जो हमारे हैं लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं हमारी शिक्षा के, उनके क्या है, उनको पूरा करने में हेल्प करता है। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है हमारी शिक्षा का, लर्निंग आउटकम क्या है, कि हमारा जो स्टूडेंट्स है उनका लर्निंग आउटकम बढ़िया हो सके। लर्निंग आउटकम से मतलब है हमें तो पढ़ाओ किस भी युक्ति से, पढ़ाओ किसी भी विधि से, कोई भी रणनीति बना लो, हमें तो रिजल्ट चाहिए, बच्चा सीखना चाहिए भाई। देखो जो बात है, अब मैं स्ट्रैटेजी बना के ला रही हूँ क्लास के अंदर। ठीक है, अब मैंने उस दिन कहा कि चलो ठीक है, मैं किस युक्ति से पढ़ा रही हूँ आपको, कि मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि मेन मेथड क्या यूज़ हो रहा है हमारा क्लास के अंदर। मैं आती हूँ, मैं रिकॉर्ड करती हूँ एंड मैं आपको सेंड करती हूँ। ठीक है, आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाते हैं, ये हमारा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा मेथड हो गया। अब क्या क्या युक्तियाँ इस्तेमाल होती हैं बीच बीच में। अब जैसे मैं उस दिन आपको सब पढ़ा रही थी, दीक्षा के बारे में पढ़ा रही थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने दीक्षा का पोर्टल ही दिखा दिया आपको। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका ऐसा पोर्टल है, यहाँ पे नेप्टल है, ये ऐसे होता है, ये MHRD का देखो लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको वहाँ दिखा दी। तो किस का इस्तेमाल कर रही थी मैं, विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर रही थी आपके लिए, अगर आपको बताओ तो। ठीक है, तो विजुअल एड्स का जब इस्तेमाल किया मैंने आपके लिए, तो वो क्या हो गई, युक्ति हो गई, ताकि आप सीख पाए। पर मेरा ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है आपको पढ़ाने के लिए, जो रणनीति मैं बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ कि अच्छा आज इस दिन तक मुझे यूनिट 3 खत्म कराना है, इस दिन तक मुझे यूनिट 5 खत्म कराना है, इस दिन तक यूनिट 4 खत्म कराना है, फिर PYQ भी करने हैं हमने ऐसे पढ़ना है। ठीक है, मैं और क्या स्ट्रैटेजी लगाती हूँ कि मैं आपका कंटेंट अच्छी जगह से हो। ठीक है, जो मैं खुद लिख रही हूँ, काफ़ी कंटेंट तो मैं खुद लिख रही हूँ यहाँ पे। ये क्या हो रहा है कि मैं जो कंटेंट डेवलपमेंट है उसमें भी जा रही हूँ, आपको सही चीज़ पता लगे उसमें भी जा रही हूँ, आपको विजुअल एड्स मिले वो, तो ये सब मिला के क्या है, मेरी रणनीति है, ताकि आपको, आखिर हमारा एंड गोल क्या है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, लर्निंग आउटकम, बेसिकली आप, जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, आप रियल लाइफ में जब आप टीचर बने, आप उसे भी अप्लाई कर पाए, रियल लाइफ क्लासरूम के अंदर आप उसको अप्लाई कर पाए। तो वही हमारी क्या हो गई, रणनीति हो गई, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे कि भाई और क्या क्या है इसमें। नेक्स्ट है इसका स्कोप क्या है। स्कोप इसका ब्रॉड है। ठीक है, इसका जैसे मैंने बताया व्यापक है, संपूर्ण रूपरेखाएं या मॉडल के बारे में बात करता है ये हमारे। और ये क्या है, जो हमारा होता है ना, तात्कालिक है, हमारी जो परिस्थितियां हैं उनकी बेसिस पे होता है। जैसे जैसे परिस्थिति बन रही है वैसे वैसे उस हिसाब से हम अपने टेक्टिक हैं या युक्तियां हैं वो लगाते जाते हैं क्लासरूम के अंदर। फिर आता है रणनीति भी पूरा व्यापक है, यानी कि इसका स्कोप भी ब्रॉड है, इसमें कई सारे चरण होते हैं, कई सारे मेथड, कई सारी टैक्टिक्स जो है हमारी इसका पार्ट हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही, सिर्फ विजुअल एड मैंने टैक्टिक लगाई तो नहीं, खाली वो पार्ट नहीं है, पूरा मेथड, पूरी टैक्टिक जो हमारी कई 3-4 टैक्टिक्स हमने यूज़ करी है, वो पूरा चीज़ इसका एक पार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है इसका। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई हमारा इसको गाइड करे, किसी प्लानिंग को गाइड करे, याद रखिएगा कि इसको हमारा शिक्षण और योजना का मार्गदर्शन करे, गाइड करे बस, कि हम योजना कैसे बनाएं हमारे शिक्षा की। ठीक है, जो प्लानिंग कर रहे हैं, और जो हमारा जो शिक्षक ने पढ़ाना है कैसे पढ़ाएगा उसका मार्गदर्शन करना। ठीक है, अब हमारी शिक्षण की भाई वो क्या है, जो ये युक्तियां हैं, टैक्टिक हैं, वो कैसे होते हैं भाई, उसका उद्देश्य क्या है, जो हमारी उसका उद्देश्य है कि जो हमारी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो हैं, या जो हमारे चैलेंजेस हैं, स्पेसिफिक चैलेंजेस या रिक्वायरमेंट्स, उनको हमने ठीक करना है, उनको संबोधित करता है ये। ठीक है, फिर इसका है
उद्देश्य रणनीतियों का क्या है, इनका भी, कि जो हमारे छात्र हैं उनको हम अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर पाए और जो वो लर्निंग आउटकम चाहते हैं वो आउटकम अचीव कर पाए। ठीक है, ये हमारा पर्पस की बात हो गई, डेफिनेशन, स्कोप और पर्पस की बात हो गई। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है लेक्चर, डिस्कशन, मैंने बताया ना इसके अंदर हमने सब पढ़े हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अगर आपको याद हो तो। ठीक है, टेक्निक्स, जो टैक्टिक्स होती है हमारी, उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोबिंग मेथड यूज़ करते हैं, विजुअल एड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या क्या यूज़ करते हैं हम इसके अंदर, इमीडिएट फीडबैक यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोबिंग जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और स्ट्रैटेजीज के अंदर क्या हो गया, जैसे कि हमारा हमने इंस्ट्रक्शन दिया, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दी, और क्या, स्कैफोल्डिंग, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं लाई हूँ आपके लिए स्कैफोल्डिंग शब्द का मतलब, और हम स्कैफोल्डिंग को आज थोड़ा डिटेल में भी देखने वाले हैं कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है स्कैफोल्डिंग को भी जानना। नेक्स्ट है कि भाई इसके प्लानिंग क्या है, ये पहले से प्री डिटर्मिन्ड होता है, पहले से हम इसे स्ट्रक्चर करके देख रखते हैं कि हमने कौन से मेथड से पढ़ाना है। ठीक है, और टेक्टिक्स क्या होगा, ये तो शॉर्ट टर्म है ना मैम। ठीक है, फ्लेक्सिबल है इसकी प्लानिंग, हमने ऐसे कोई सोचा नहीं, रियल टाइम में जो हो रहा है उसके बेस पे हमने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि हमने केयरफुली प्लान और स्ट्रक्चर किया, जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगाए, डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स को लगाया यहाँ पर, तो हमने उसको केयरफुली स्ट्रक्चर किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। फिर आता है ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन अगेन ये क्या है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण है इसका। इसका कैसा है, युक्तियों का, टैक्टिक्स का हमारा तात्कालिक है, तत्काल आवश्यकताओं के लिए ना, इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है, इमीडिएट चैलेंजेस हैं, उनके लिए ये देखता है। ठीक है, और ये भी जो हमारी रणनीतियां हैं वो भी हमारा दीर्घकालिक यानी कि दूर तक देखने के लिए है। ठीक है, दृष्टिकोण अच्छा चाहिए देखने के लिए हमें इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसका अनुप्रयोग, यानी कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, ये ओवरऑल डायरेक्शन देता है। ठीक है, कि कैसे चलना चाहिए क्लास को। ठीक है, फिर ये क्या कहता है कि, और जो युक्तियाँ, इसका क्या है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन का है इसका, जो भी हमारे कोई विशिष्ट पाठ हैं या पाठ के भागों को बढ़ाना है हमने, उसका उद्देश्य मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको अच्छे से समझाना है, कोई ऐसा चीज़ है जो आप तक पहुंचनी चाहिए, वो आप तक पहुंचाना है, तो वो है ये टेक्निक्स, जो हमारी टैक्टिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर होता है कि ये क्या करता है, कोहेसिवनेस रहे। ठीक है, कोहेसिवनेस रहे और जो हमारा लर्निंग प्लान है उसको हम अचीव कर पाए। मैम आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको आप कह रहे हो कि कोहेसिवनेस बनी रहे। ठीक है, आपने बोला कोहेसिवनेस बनी रहे, बट कोहेसिवनेस का मतलब क्या हो गया, हमें तो समझ नहीं आया कोहेसिवनेस का मतलब क्या हो गया है। सो कोहेसिवनेस का मतलब यहाँ पे हो गया कि जिस ऑर्डर में हमने सोचा है कि ठीक है इस ऑर्डर में हम पढ़ाएंगे, इस ऑर्डर में इतने टाइम में इस ऑर्डर में पढ़ाएंगे, उस हिसाब से ही चल रहा है। अगर वो हिसाब ऊपर नीचे होता है, गड़बड़ी होता है, तो इसका मतलब कोहेसिवनेस नहीं है। आई होप आपको कोहेसिवनेस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम हमारी टैक्टिक्स की तरफ। ठीक है, सो टैक्टिक्स की तरफ जाने के लिए सबसे पहला आता है क्वेश्चनिंग टेक्निक। हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा जी मैम, क्वेश्चन पूछने में भी तकनीकें हैं? जी हाँ, एक तो मैं आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ठीक है, ओपन एंडेड। एक आपसे पूछ सकती हूँ क्लोज्ड एंडेड। ठीक है, और एक मैं प्रोबिंग। ठीक है, सो जो ओपन एंडेड होते हैं, खुले हुए प्रश्न हैं, मैंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं, आपके विचारों के ऊपर है कि आप उस पर कितना चिंतन कर सकते हैं और फिर हमको उसमें बता सकते हैं। क्लोज्ड एंडेड कौन से हो गए, देखो ओपन एंडेड को ऐसे सवाल होते हैं जैसे कि मैंने पूछा कि इंटरप्रिटेशन पे आप आज का आपका दिन कैसा था,
तो सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन पे है, ठीक है। किसी का अगर दिन इमोशनली अच्छा गया तो मतलब उसका दिन अच्छा था, किसी का दिन अगर ऑफिस में अच्छा गया तो मतलब उसका दिन अच्छा था। सो सबके लिए अच्छे की डेफिनेशन अपनी अपनी है, राइट। तो आप क्या उसकी डेफिनेशन को मान रहे हो, आप क्या उसका जो उत्तर दे रहे हो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन कैसे होता है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, हाँ या ना। सो ये क्या है, क्लोज्ड एंडेड। इसके अंदर कुछ आपको अपनी इमेजिनेशन नहीं दौड़ानी है, आपको कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट आते हैं हम कि भाई प्रोबिंग। प्रोबिंग क्या हो गया, उकसाना, ठीक है। उकसाना, प्रोबिंग मतलब उकसाना। तो आपको कैसे उकसाएंगे यहाँ पर, ऐसे ऐसे सवाल पूछ के जिनका जवाब आपको देने का मन करे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चनिंग टेक्निक क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, जो कि है इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक मतलब तुरंत ही फीडबैक दे रहे हैं हम क्लास में देख रहे हैं, जैसे टीचर्स होते हैं वो क्लास में देखते हैं कौन कैसा कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और मैं तुरंत तुरंत आपको फीडबैक दे रही हूँ उस चीज़ का। तो उसमें क्या हो रहा है, आप उसमें सुधार ला सकते हैं आगे आने वाले जो आपकी, अगर मैं पहले ही क्लास में आपको बता दूँ कि नहीं ये गलती हो रही है, तो आप आगे आने वाली कई सारी क्लासेस में उसको बचा सकते हैं। सो इसी का है इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूज ऑफ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स हमने पढ़े थे जो कि हम सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। देखने के लिए देख कर आप उससे सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बार बार उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि आप ये पीपीटी ले लो, ठीक है। ये पीपीटी लिखा है, इस पे सब चीज़ें लिखी है, तो ये क्या है, विजुअल एड है। कोई चार्ट हो गया हमारा, ठीक है। कोई अगर चार्ट दिखा रहे हैं, कोई वीडियो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, कोई डायग्राम दिखा रहे हैं, कोई वेबसाइट दिखा रहे हैं, कोई इन्फोग्राफिक दिखा रहे हैं, कुछ भी हो, ये सब क्या है, हमारे विजुअल एड्स हैं। ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले भी। अब आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब कि हम जो हमारा जो लर्निंग के स्टाइल हैं डिफरेंट डिफरेंट, हमारे स्टूडेंट सब डिफरेंट है ना। जो हमारे क्लास में जो छात्र हैं वो सब अलग हैं, अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग तरीके से सीखते हैं, ठीक है। सो उनकी जो अलग होने की वो है ना, सिंस वो अलग हैं, इसीलिए उनको पढ़ाने के मेथड भी अलग अलग होने चाहिए क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो अगर जो बच्चा जैसे सीखता है, जो उसके गोल हैं वो अचीव हो जाए, टीचर का यही होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ काम करे कि जो हमारे स्टूडेंट्स के गोल हैं उसको हम अचीव कर पाएँ, उनको पूरा किया जा सके, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनका जो स्टाइल है, जो उनके इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है डिफरेंशिएटेड टीचिंग का। एक होता है कि आपको फिजिकल एजुकेशन लेनी है या आपको कुछ अदर सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। सो जिसका तो स्पोर्ट्स वगैरह में है वो फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट कर लेता है, ठीक है। और जिसका इंटरेस्ट है किसी मैथमेटिक्स में या किसी आर्ट्स उसमें या कोई भी हमारे एक्सपेरिमेंटेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, तो वो उसमें ऑप्ट कर सकता है। तो आप ये डिफरेंस देख रहे हैं, जिसको जैसा सीखना है उसको उस तरीके से सिखाया जाएगा, जिसको जो सीखना है उसको वही सिखाया जाएगा, ठीक है। ये अब आता है स्कैफोल्डिंग। मैम आपने बोला था आज आप एक वर्ड लेके आने वाले हो जिसका नाम है स्कैफोल्डिंग। मतलब कि जो हमारे जो सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसे, हमारे छात्रों को, ठीक है। हम अपने छात्रों को ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि उनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ताकि जो उनकी समझ है और जो उनके स्किल हैं, जो उनके कौशल है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जो हमारे टास्क होते हैं ना उसको छोटे 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 उसमें भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये टीचर हिंट दे रहा है आपको ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके और आपके स्किल्स के ऊपर बेसिकली काम हो सके।
फिर आता है पीयर टीचिंग कि भाई आप आपस में एक दूसरे को पढ़ाएंगे ताकि आप भी आपस में लर्न कर पाए, एक दूसरे की जो क्षमताएं हैं उनको देख पाए, सीख पाए। ठीक है, सामने वाले, देखो हमें पता है कि कोई उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती, तो हर उम्र में हम सीख पाए, हम पढ़ पाए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वो पीयर टीचिंग, आपस में भी एक दूसरे से सीख पाए। नेक्स्ट आता है हमारा निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या है? एक हमारा मेमोरी एड है। मैम मेमोरी एड मतलब यानी कि ये ना हमारी टेम्परली हेल्प करता है। टेम्परली मतलब इसका मतलब ये क्या है? एक टैक्टिक है। जी हाँ, ये एक टैक्टिक है। ठीक है, ये टेम्परली कैसे हेल्प करेगा हमारी यहाँ पर? इसके अंदर क्या होता है कि ना बेसिकली यहाँ पर जैसे आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, ठीक है, आपको याद नहीं हो रहा है कुछ ऐसा, तो हम क्या बनाते हैं, कोई एक राइम बना लेंगे, ठीक है, या कोई ऐसे एक्रोनियम बना लेंगे उसे याद करने के लिए। जैसे कि कोई है डिफरेंशिएटेड, अब जैसे ये है MIU है, ठीक है, तो मैं कुछ भी करके इसे मैं याद कर लूँगी म्यू, ठीक है, म्यू की तरह मैंने इसे याद कर लिया ताकि मेरे को याद रह जाए अपने एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट थे और कितने इसके पॉइंट्स थे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है, जैसे कि रोल प्ले, स्टिमुलेशंस हमने पढ़ा था, जिसमें छात्र ऐसी गतिविधियां जिसमें छात्र आपस में बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़, डिजिटल टूल यूज़ कर रहे हैं, क्विज यूज़ कर रहे हैं, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये सब हमारे लर्निंग की जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए और जो बच्चे हैं वो अच्छे से सीख पाए उसके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि हम ना रियल वर्ल्ड कनेक्शंस दे पाए उनको। ठीक है, रियल वर्ल्ड कनेक्शंस मतलब कि भाई हमारा जो लेसन है, पार्ट है, उसको हम रियल लाइफ से जोड़ सके, रियल लाइफ सिनेरियो में कि अच्छा सिनेरियो में असली में भी ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, आई होप आपको रियल लाइफ भी समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा तेज़ चल रही हूँ क्योंकि हमने इस पे काफ़ी बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, अब इनके किसी के हम नाम नहीं पता थे तो हम उसको नाम के वाइज पढ़ रहे हैं अभी, बट हमने इसको बहुत डीप में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बस ये एक टैक्टिक्स है जो हम एक बारी दोबारा से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो हम लेसन के दौरान, ठीक है, बार बार लेसन के दौरान, इनफॉर्मल होता है बेसिकली, इनफॉर्मल तरीके से हम लेसन के दौरान पूछते हैं, क्या क्विज कर लिया, डिस्कशन कर लिया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या फिर कुछ मैंने आपको बोला कि अच्छा ये ऐसे करके क्या, अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, सो ये जो सारी टेक्टिक्स हैं, जो टीचर है एक ऐसा डायनेमिक यानी कि एक बिल्कुल चेंज हो सकता है जो और रिस्पॉन्सिव क्लासरूम बना सकती है, ऐसा वातावरण क्लासरूम का बना सकती है जो कि स्टूडेंट की लर्निंग और टीचिंग को सपोर्ट करे। ठीक है, अब आई गेस हमने यहाँ पे सारे क्या क्या पढ़ लिया, हमने मेथड पढ़ लिया, हमने स्ट्रैटेजी पढ़ ली और टैक्टिक भी पढ़ लिए हैं, इनके बीच का डिफरेंस भी पढ़ लिया है और हमने ये भी पढ़ लिया है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, यूनिट 3 के लिए इतना ही। हम यहाँ पे हमारी यूनिट 3 को कर रहे हैं ख़त्म। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी नई यूनिट के साथ, जो कि है यूनिट नंबर 5। ठीक है, यूनिट 5 के साथ शुरू करते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता है रियल लाइफ के अंदर उससे रिलेटेड होने वाली है। इसके अंदर हम NEP 2020 भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर हम कोठारी कमीशन भी पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा। ठीक है,
अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है इसके अंदर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हमारे स्कूल का प्रशासन। ठीक है, सो स्कूल प्रशासन क्या है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या होता है, ठीक है, क्या काम करता है, कौन कौन किस किस लेवल पे आता है, उनके क्या रोल हैं और क्या स्कीम्स हैं इससे रिलेटेड, हम आज वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, यानी कि जो हमारा विद्यालय प्रशासन हो गया, ये क्या होता है, ये होता है जो बहुत सारे जो हमारे विभिन्न कार्य और गतिविधियां होती हैं, किस लिए, जो हमारे को मैनेज करने के लिए लगती हैं। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजिंग द वेरियस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज, जो हमारे विद्यालय से रिलेटेड जो भी हमारी प्रक्रियाएं होती हैं और जो भी एक्टिविटीज होती हैं हमारे एक स्कूल के भीतर, एक विद्यालय के भीतर, उसी को हम स्कूल प्रशासन या विद्यालय प्रशासन या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। सो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या आता है, ठीक है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हमारी। ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, ठीक है, क्या योजना रहेगी हमारे स्कूल को चलाने की, बहुत सारी योजनाएं भी आती है ना, तो हमारे स्कूल को चलाने के लिए क्या योजना रहेगी। ठीक है, दूसरा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको कैसे निर्देशन देंगे, ठीक है, उनको एक दिशा प्रोवाइड करेंगे कि ठीक है, कुछ कुछ स्कूल्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को इतना ज़्यादा बाहर, ठीक है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स इनमें भी पार्टिसिपेट कराते हैं, तो वो क्या हो रहा है, एक दिशा दे रहे हैं अपने बच्चों को पहले से ही। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्लान कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो और क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो पूरे हर एक डिपार्टमेंट। स्कूल में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि एक हमारा डिपार्टमेंट हो गया ये क्लासरूम, ये टीचर का हो गया, क्लासरूम स्टूडेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, एक हमारे टीचर्स से रिलेटेड हो गया। ठीक है, ये सब किसने संभालना है, ये सब स्कूल प्रशासन ही तो संभालेगा। स्कूल प्रशासन के अंदर कि भाई कैसे होगा, हमारे जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, ठीक है, कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स है तो उन्हें रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे कि पैसा हो गया, या गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील चलती है तो वो क्या मील्स भी मिल रही हैं। सो वो क्या हो रहा है इसके अंदर, उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल बच्चों के ऊपर कैसे हो रहा है और कैसे होना चाहिए, ताकि जो हमारी एजुकेशन का गोल है, ठीक है, हमारे जो देखो बच्चे जो हैं आगे चल के देश का युवा बनेंगे, युवा ही हमारे देश को बदलने का जज्बा रखते हैं और हमारे देश को बदल भी सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अब आप एनईपी पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत बार आएगा कि सब स्टैंडर्ड टीचर्स की हमें विधि खत्म करनी है। क्यों, अगर सब स्टैंडर्ड टीचर्स होंगे तो सब स्टैंडर्ड बच्चे होंगे, इसलिए हमें अपने शिक्षक बहुत बढ़िया बनाने हैं और इसीलिए हमें अपने बच्चे भी बहुत ही बढ़िया बनाने हैं ताकि हमारे जो देश का फ्यूचर है वो अच्छा हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा वातावरण बनाना। कैसा वातावरण बनाना, ठीक है, एक सेकेंड मैं थोड़ा एडजस्ट हो जाती हूँ ताकि ये ग्रीन स्क्रीन काम करती रहे हमारी। हाँ जी, सो इसका क्या है इसके अंदर कि ऐसा वातावरण होना चाहिए हमारा, कहाँ, हमारे स्कूल के अंदर, जो हमारी लर्निंग को प्रमोट करे, ठीक है, और ऐसा हमारा जो स्कूल का सिस्टम है वो अच्छे से चलता रहे, जो हमारा स्कूल का संचालन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, यही है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। उनका क्या काम है, जो हमारे लर्नर के गोल हैं वो अचीव हो पाए, हमारे एजुकेशन के गोल अचीव हो पाए, सबसे इम्पोर्टेंट, और दूसरा क्या है, जो हमारा स्कूल है वो स्मूथली चलता रहे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल स्मूथली चलना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है स्कूल प्रशासन का, क्या मतलब कि इसके अंदर कौन कौन आता है, क्या काम है उनका। ठीक है, तो सबसे पहले स्कूल में अगर हम देखा जाए कौन आता है सबसे ऊपर, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल सर आते हैं या मैम आती हैं।
सो प्रिंसिपल यानी कि हेडमास्टर हमारे स्कूल का, वो क्या देखता है? हेडमास्टर जी हमारे स्कूल के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, डे टू डे हमारे प्रशासन को देखता है। ठीक है, अब ये हम कहाँ पढ़ेंगे? हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली हम उत्तराखंड के लिए पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, जो हम स्कीम्स पढ़ेंगे, जो ये देखो, ये तो ज़्यादातर हर स्कूल में सेम होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन हम उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं इसे, और जो हम स्कीम्स भी पढ़ेंगे वो भी उत्तराखंड के लिए ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आता है हमारा कि भाई जो डे टू डे गतिविधियां होती है हमारी, उसको कौन संभालता है? ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा प्रिंसिपल या हमारा हेडमास्टर। ठीक है, इन्हें क्या होता है? स्कूल के सभी परिचालन यानी कि जो भी सारे ऑपरेशन हैं हमारे स्कूल के, वो सब देखता है। जैसे कि स्टूडेंट में डिसिप्लिन। ठीक है, हमारे स्कूल में हमारी जो प्रिंसिपल थी वो आए थे, उससे पहले हम 1 पोनी मना के जाते थे। अब वो आए तो उन्हें लगा कि हमारे यूनिफॉर्म में चेंज होना चाहिए ताकि डिसिप्लिन बना रहे, तो उन्होंने क्या कहा? प्लेट्स बनना है, 2 प्लेट्स बना के आनी है विद द हेड बैंड। तो क्या हो गया? जो हमारे स्कूल प्रिंसिपल थी उन्होंने क्या लिया? डिसीजन लिया। किसको? डिसिप्लिन को देखते हुए। ठीक है, डिसिप्लिन को देखते हुए एक डिसीजन लिया गया हमारे स्कूल के अंदर। स्टाफ का मैनेजमेंट कैसे करना है? देखो, स्टाफ ना 2 तरीके का होता है स्कूल के अंदर, याद रखिएगा। 2 तरीके का स्टाफ होता है, एक तो होता है टीचिंग स्टाफ और एक होता है नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, सो जो टीचिंग स्टाफ है हमारा, वो क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे आपको दिख नहीं रहा होगा ये, है ना, ये देखो, हमारा जो स्टाफ है वो 2 तरीके का होता है। एक तो हो गया हमारा टीचिंग स्टाफ और एक हो गया हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ। जो टीचिंग स्टाफ है, ठीक है भाई, वो जो हमारे को पढ़ा रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हम लोग जैसे। ठीक है, तो हम लोग टीचर्स हो गए, तो हमारा टीचिंग स्टाफ हो गया। एक होता है नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ की क्या ज़रूरत है? ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे कि क्या आएगा उसके अंदर? हमारे जो क्लीनिंग कर्मचारी हैं, स्कूल को साफ भी तो रखना है। जी हाँ, बिल्कुल, क्लीनिंग के कर्मचारी हो गए। और हमारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, ऑफिस एडमिन, ऑफिस के काम, हमारी स्कूल की फाइलें, किसकी फ़ीस सबमिट हुई, किसकी फ़ीस सबमिट नहीं हुई, किसको हमने उनका सर्टिफिकेट दे दिया, किसको सर्टिफिकेट नहीं दिया। ठीक है, मेडिकल स्टाफ भी चाहिए होता है हमारे स्कूल के अंदर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि हर स्कूल में एक मेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए। तो क्या है ये, यहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर? ये सब 2 तरीके के स्टाफ मिलकर, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मिलकर पूरा उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है कि किसको कहाँ रखना है, कौन क्या काम करेगा, कौन कौन सी क्लास पढ़ाएगा, कौन कौन से फाइलें संभालेगा। ठीक है, किसके क्या ड्यूटीज़ होंगे, किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, वो कौन देख रहा है? वो देख रहा है प्रिंसिपल। ठीक है, हमारा हेडमास्टर। फिर होता है कि भाई ये क्या करते हैं कि बहुत स्टाफ के साथ, टीचर्स के साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ के साथ भी कौन काम कर रहा है? हमारा प्रिंसिपल या हमारी हेडमास्टर ही काम कर रही है। और जैसे कि एजुकेशनल पॉलिसी आई, अब NEP 2020 है, स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, कितने फेसेस में इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, ये कौन कर रहा है? ये इसका डिसीजन कौन ले रहा है? हमारा कौन ले रहा है स्कूल के अंदर? इसका डिसीजन प्रिंसिपल ले रहा है या प्रिंसिपल ले रही है। करिकुलम कौन सा पढ़ाया जाएगा? ठीक है, देखो 9, 10, 11, 12 का करिकुलम तो सॉर्टेड है, क्योंकि उनका करिकुलम तो NCERT वाला ही फॉलो होना है। ठीक है, वो तो ठीक है, हमने मान लिया, बट 8वीं कक्षा तक का भी तो करिकुलम हमें देखना है कि उनके करिकुलम में क्या चीज़ें इंक्लूड होनी है, किस एक्सटेंट तक इंक्लूड होनी है, कब तक, कितना प्लान। देखो टीचर्स जो है अपना प्लान बनाती हैं, किसे देंगी प्लान बना के? ठीक है, किसे देंगी? प्रिंसिपल को, कि हमारा ये टीचिंग प्लान है, हम ऐसे करने वाले हैं, क्लास के अंदर ऐसे एड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या आ गया? इसके अंदर लिखा नहीं है, जैसे कि हम क्रेडिट मिलता है ना हर स्कूल को, कि एक्रीडिएट करवाते हैं हम अपने सारे स्कूल्स को, तो वो भी उसकी किसकी जिम्मेदारी है? हमारे
प्रिंसिपल की, हमारे हेडमास्टर की जिम्मेदारी है कि हमारे स्कूल को अच्छी रेटिंग मिले, अच्छा एक्रेडिटेशन मिले। ठीक है, ये क्या करते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट हो हमारे स्कूल का, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका होलिस्टिक मतलब पूर्ण रूप से 360 डिग्री उनका डेवलपमेंट हो सके, कि हर बच्चा पढ़ भी रहा है, डिसिप्लिन में भी है, ठीक है, स्पोर्ट्स भी कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी है। सो सबको जो उनके आउटकम है उनके लिए वो चीज़ स्कूल के अंदर हो, उनको वो चीज़ स्कूल के अंदर मिले। अब तो स्कूल के अंदर क्या क्या नहीं होता, ठीक है, अब तो स्कूल के अंदर हॉर्स राइडिंग भी सिखाई जाती है, हमारे स्कूल में सिखाई जाती थी, खैर हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती थी, स्विमिंग हो गया, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स। ठीक है, सो ये सब भी किसका पार्ट होने लग गए अब हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि 360 डिग्री हर एक चीज़ का डेवलपमेंट हो बच्चे का। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है, जो हमारे एक्सटर्नल फोरम्स हैं, ठीक है, या फिर जो हमारी पेरेंट की कम्युनिटी है, या कोई भी एक्सटर्नल मेंबर हो गया, वो कौन है, एजुकेशन से रिलेटेड हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो गया, तो उसको कौन कौन देख रहा है, कि कौन कांटेक्ट कर रहा है, किसके कांटेक्ट में है वो, प्रिंसिपल के। ठीक है, प्रिंसिपल के कांटेक्ट में है। आई होप आपको प्रिंसिपल क्या करता है, हमारे स्कूल प्रशासन में, विद्यालय प्रशासन में सबसे ऊपर, एक स्कूल विद इन स्कूल सबसे ऊपर कौन आ रहा है, हमारा प्रिंसिपल आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो इसका क्या है, रोल क्या है, इसको एजुकेशनल लीडरशिप यानी कि शैक्षिक नेतृत्व प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, जिसमें इसका प्रमुख रोल है, उसके अंदर वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है, सारे जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड डायरेक्शन देना है, क्या पढ़ाना है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे टीचिंग के, वो सब कौन डिसाइड कर रहा है, हमारा प्रिंसिपल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाई जो हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम हैं, कुछ रिसर्च लाने हैं, कुछ टीचर्स के लिए रिसर्च प्रोग्राम लाने हैं, स्टूडेंट्स के लिए आजकल तो करते हैं ना, स्टार्टअप्स भी प्रमोट करते हैं हमारे स्कूल्स के अंदर, तो वो कौन, ये सब कौन कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, कौन किसकी उपज हो रही है, ये प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो हमारी प्रशासनिक प्रबंध होता है, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, वो भी कौन कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है। ठीक है, जैसे कि स्टाफ को मैनेज करना है, रिसोर्सेज आ गए, हमारे स्कूल प्रॉपर्टी पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाने हैं, ठीक है, सबको सब चीज़ देखता है, चाहे वो खुद नहीं कर रहा, बट सब चीज़ ओवरलुक कौन कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है। नेक्स्ट आता है कि सामुदायिक व्यवस्था भी कौन देखता है, हमारी प्रिंसिपल ही देखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेरेंट्स के साथ, लोकल अथॉरिटीज के साथ कौन मेंटेन कर रहा है रिलेशनशिप, स्कूल और कम्युनिटी के बीच में लिंक कौन है, प्रिंसिपल। ठीक है, जो हमारे स्कूल को बाहर के लोगों से जोड़ता है, अगर हमारे पेरेंट्स को उनके बच्चों के लिए कुछ चाहिए, उनका क्या नेतृत्व है उसको लेके, वो भी कौन देखता है, प्रिंसिपल ही देखता है। और ये भाई स्टूडेंट की तरफ भी काम करते हैं, भाई स्टूडेंट को, छात्रों को, उनको सहायता करते हैं, उनकी कल्याण की तरफ काम करते हैं। ठीक है, सो ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, किस चीज़ की, हमारे बच्चों की, जो हमारे जो छात्र हैं स्कूल में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उनको कोई एकेडमिक या उनके कोई पर्सनल इशू हैं उसको भी देखता है। ठीक है, उनके डेवलपमेंट को देखता है। अब देखिए, हमारे स्कूल में क्या हुआ था कि ना, हमारे स्कूल में एक होता था कि जो भी इकोनॉमिक, ठीक है, जो उनका लेस होते थे ना, जो वीकली मतलब वीक होते थे इकोनॉमिकली, ठीक है, वीकर सेक्शन के लिए एक वो उन्होंने बनाया हुआ था। हर साल उस सेक्शन से भी कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भर्ती हुआ करते थे, जिनको कौन पढ़ाता था, हमारा स्कूल पढ़ाता था। ठीक है, उनकी कोई फीस नहीं होती थी, उनकी फीस आप ऐसा मान लीजिए कि हमसे होती थी या फिर वो स्कूल देता था। ठीक है, आप ये मान लीजिए स्कूल अपनी तरफ से उनकी फीस देता था। तो एक बार क्या हुआ कि उनके
जो भी थे, एक वो थोड़े वीक थे, इकोनॉमिकली थोड़े वीक थे, तो उनके बेटे का ऑपरेशन था, जो हमारे स्कूल का एक बच्चा था, ठीक है। सो जो हमारे स्कूल का बच्चा था, तो वो उनके पास इतना पैसा नहीं थे कि उसकी सर्जरी हो पाए। तो क्या हुआ, हमारी जो उनकी पर्सनल इशू हो गया, ये तो स्कूल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन तब भी हमारी प्रिंसिपल ने उनकी हेल्प करी। हमारे स्कूल में एक ड्राइव हुई उस बच्चे के लिए, जो जितना हेल्प कर सका उसे हेल्प की, बाकी स्कूल ने हेल्प करी। तो इससे मिलकर उस बच्चे का ऑपरेशन हो सका और वो ठीक भी हो गया, ठीक है। सो आप ये देख रहे हो कि कितना इम्पोर्टेंट है कि वो पर्सनल इश्यूज तक रिजॉल्व करने के लिए कौन आ रहा है, हमारा प्रिंसिपल का रोल आ रहा है, ठीक है। तो उनके जो एकेडमिक तो है ही है, ठीक है, जो लेकिन उनके जो व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड है उसमें भी उनको हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो उनके छात्र हैं और उनके जो परिवार हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप, जो हमारे संबंध हैं उनको जोड़ने में, उनको मजबूत करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आता है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल के बाद आता है हमारा वाइस प्रिंसिपल जी। वाइस प्रिंसिपल कौन हो गया, उप प्रधानाचार्य, ठीक है। हम बोलते थे ना प्रधानाचार्य, तो जो हमारे उप प्रधानाचार्य जी होते हैं वो कौन हो गए, हमारे वाइस प्रिंसिपल, या फिर हम उनको क्या बोलते हैं, असिस्टेंट प्रिंसिपल या डेप्यूटी प्रिंसिपल भी बोला जा सकता है। ये अब ये देखिए, जो प्रिंसिपल होता है वो हर जगह नहीं जा सकता, ठीक है। देखो, उसको बाहर भी जाना है, उसको स्कूल का प्रशासन भी देखना है, उसे हर चीज़ का देखना है। तो जो छोटे छोटे जो डे टू डे मेंटेनिंग होते हैं ना, जो डे टू डे कार्य होते हैं, उसको उसमें हेल्प कौन करता है, वाइस प्रिंसिपल करता है, ठीक है। यानी कि उप प्रधानाचार्य या जो हमारे प्रधानाध्यापक होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि भाई वो ऐसा अपना भाई कि उनको हेल्प करे तो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों के लिए पॉजिटिव हो, सेफ हो, डिसिप्लिन बना रहे, ठीक है। और स्कूल और कम्युनिटी के बीच में स्ट्रांग वो रहे, बच्चों ने कोई गलती करी है उनके पेरेंट्स के साथ सब मिलके रहें, ठीक है। सो ये सब क्या है, उनको प्रोवाइड करे, लीडरशिप दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, किसे किसे, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्टाफ को। तो प्रिंसिपल जब नहीं है, प्रिंसिपल एब्सेंट है या प्रिंसिपल कुछ और काम कर रहा है, तो उसको कौन असिस्ट कर रहा है, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो ये भाई डेली ऑपरेशन में जो हमारे दैनिक कार्य हैं उनमें सहायता करता है, किसकी, प्रिंसिपल की, ठीक है। उनको सहायता प्रदान करते हैं और क्या सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारी डे टू डे गतिविधियां हैं स्कूल के अंदर वो अच्छे से हो पाए, और जो हमारा प्रबंधक है, जो हमारी मैनेजमेंट है, वो अच्छे से चलती रहे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं कि भाई टीचर्स को भी सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, टीचर्स को भी सपोर्ट करते हैं, कौन, वाइस प्रिंसिपल टीचर्स को भी पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि उनको कुछ हेल्प चाहिए, वो टीचिंग प्रैक्टिसेस में हेल्प चाहिए, समझ नहीं आ रहा है कौन सा एड कहाँ इस्तेमाल करें, किसी सिचुएशन से डील करना नहीं आ रहा है, तो वो उनको भी कौन मदद कर रहा है, वाइस प्रिंसिपल, क्योंकि हम हर छोटी चीज़ के लिए प्रिंसिपल प्रेजेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि भाई कोई प्रोसीजर, कोई नीतियां हमें इम्प्लीमेंट करनी है, कोई लागू करनी है स्कूल के अंदर, कोई पॉलिसी लागू करनी है। सो देखो, प्रिंसिपल ने तो कह दिया कि भाई NEP 2020 हमारे स्कूल के अंदर ये 5 फेज में होगी, ठीक है। पहला फेज हम शुरू करेंगे बच्चों से, ठीक है, नर्सरी के बच्चों से या फिर LKG के बच्चों से हम शुरू करेंगे, प्रिंसिपल ने तो कह दिया। अब लेकिन उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, लेकिन उनके जो डे टू डे उसे देखना है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है, वो कौन कर रहा है, वो वाइस प्रिंसिपल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल को और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें उन्हें वो चीज़ें देखनी होती है कि अच्छा ये फेज हो गया, ये ऐसे इम्प्लीमेंट होगा, तो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट एक्चुअल में कौन करा रहा है, वाइस प्रिंसिपल। फिर आता है कि भाई जो हमारे माता पिता के साथ जो समुदाय हैं उनके साथ जुड़ाव में भी कौन हेल्प करता है, हमारा वाइस प्रिंसिपल जी हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ने वाले हैं डिपार्टमेंट हेड्स एंड टीचर्स से, और हम स्कीम्स भी पढ़ने वाले हैं।